तो हे गाइस, वैभव। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप 200 प्लस कैसा स्कोर कर सकते हो जेई मेंस 2022 में इन 50 डेज। फर्स्टली हम बात करेंगे जेई मेंस के पैटर्न के ऊपर हम स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर के लिए कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कौन से ये मटेरियल आप सॉल्व कैसे करना है आपको। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपको टाइम टेबल कौन सा फॉलो करना है इन 50 डेज़ के अंदर। फिफ्थ पॉइंट में हम पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। और सिक्स पॉइंट हम कुछ मोटिवेशन में टिप्स दूंगा आपको, जिससे कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। तो जो कि पूरा सीरियस एस्पिरेंट है वो ही ये वीडियो पूरा देखिए। बाकी के जो वीडियो बच्चे वो ऐसे देखने आए वो अभी ही वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए मैंने बनाया है। तो यार काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि क्या 200 मार्क्स इनफ है अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। तो ये कुछ डेटा है मैंने कलेक्ट किया है लास्ट के 2 इयर्स का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। उसमें 2020 के जनवरी में जो जेई मेंस हुआ था उसमें आप लगभग देख सकते हो, अगर आपका 200 आता है मार्क्स तो लगभग सारे शिफ्ट में आपको 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा। और 2021 के जो फरवरी में हुआ था उसमें आप देख सकते हो कुछ 24 की मॉर्निंग एंड 26 की मॉर्निंग ही होगी, तो 200 के बहुत ज़्यादा आगे। बाकी लगभग सारे 200 के आसपास ही है 99% स्कोर करने के लिए। और 2021 के मार्च में भी आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही ऐसे शिफ्ट हो गए जो 200 से बहुत आगे है आपको 99% स्कोर करने के लिए। तो ये तो है भाई कि 200 पे अच्छी परसेंटेज आपको मिल ही जाएगी। बात कर लेते हैं हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करें जिससे हमें 200 प्लस स्कोर मिल जाए। तो ये कुछ डेटा है 2021 के सारे, इसमें चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए हर एक अटेम्प्ट में, फरवरी हो, मार्च हो, जुलाई और अगस्त हो। उसमें हम मैथ्स में देख सकते हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हुए जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे पूछा गया था, जो कि एक आसान टॉपिक माना जाता है। तो आपको ये मतलब आप देख सकते हो 13, 15, 12, 16 मतलब लगभग हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से। ये से मतलब आप ये से स्टडी करके भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है, कौन सा टॉपिक आपको करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आसान टॉपिक और ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हर एक फरवरी में हो, मार्च में हो, 6, 5 और 9 ऐसे क्वेश्चंस आए। तो आप देख सकते हो मतलब लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए। तो आप अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको टफ लगता है तो आप एक ही क्वेश्चन आता है एक एक पेपर में, आप एक स्किप कर सकते हो। अब 4 मार्क्स में मतलब तो हमने 200 300 में से 200 लाने हैं, तो मतलब 100 मार्क्स आप छोड़ ही सकते हो ना। तो यही है, ऐसा ही आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करके आप कोई फ़ायदा नहीं। जो ज़्यादा मतलब टाइम कम लेते और ज़्यादा वेटेज के वो टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ऐसे ही आप ये देख के आप ये कर सकते हो। वैसे ही आप देख सकते हो केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आए और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी, बेसिडिटी इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वही करिए। आप पिछले साल के भी ट्रेंड देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो है वो पिछले साल जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यही इसमें भी आप देख सकते हो जो बहुत से बच्चों को टफ लगता है कि हाँ मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टफ लगता है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि मार्च और जुलाई में जो 3 क्वेश्चन आए, 3 और शिफ्ट्स होते हैं 6, मतलब 3 शिफ्ट ऐसे भी हो सकते हैं उसमें क्वेश्चन ही नहीं है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, वो भी बच्चों को टफ लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ जो टॉपिक्स है आप छोड़ सकते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ कम टाइम में। आप फिजिक्स में भी देख सकते हो कि हाँ इसमें रोटेशंस के ज़्यादा मतलब रोटेशनल मोशन के ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आए गए हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल के देखो क्वेश्चंस, तो रोटेशन के ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए। तो आप रोटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नॉलेज आप रख सकते हो एच सी वर्मा ये करके। और यही है कि ऐसा भी नहीं कि पूरा चैप्टर ही छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा मतलब एच सी वर्मा लेवल तक तो आपको सारे चैप्टर्स आ जाने चाहिए। क्या पता कि कोई कभी क्वेश्चन टफ आ जाए, कोई आसान आ जाए। तो अभी बात करते हैं कौन से चैप्टर के लिए कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। तो ये पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की।
तो उसमें एनसीईआरटी टॉपिक्स लिखे हैं, मतलब ये टॉपिक्स सिर्फ आपको एनसीईआरटी से ही करने, ऐसा नहीं कि बाकी के टॉपिक्स आपको करने नहीं होंगे। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है केमिस्ट्री के लिए, हर एक चैप्टर में से एनसीईआरटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर से सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा हाई लेवल जाना पड़ेगा। उन बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा और अभी बता भी दूंगा कौन से बुक्स है। तो ये एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही करने पड़ेंगे। इससे 10 टॉपिक, पहले बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, नीन हाइड्रेन टेस्ट, ऐसे भी जो कुछ टेस्ट है वो आपको बाहर से करने पड़ेगा, वो एनसीईआरटी में नहीं दिए। बाकी सब आपको बायोमॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी से काम हो जाना चाहिए। और ऐसे भी बाकी 10 चैप्टर्स है लगभग, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एक सॉल्यूशंस भी दिखा है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स है, मतलब फार्मूलाज जो है सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाना चाहिए जेईई मेंस के लेवल तक। बाकी के ये सब आप देख सकते हो। यही ऑर्गेनिक के भी जो बचे हुए चैप्टर थे इन 10 के अलावा, तो आपको वो डीके सिंह या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल से आप वो चैप्टर्स कर सकते हो। और बाकी के रिमेनिंग फिजिकल के जो चैप्टर्स है उसके भी एन अवस्थिक आप लेवल 1 ही सिर्फ लगा के भी आपका काम हो जाना चाहिए जेईई मेंस तक का। ये इन सारे बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है PYQs। आपको लास्ट ईयर के जो जो क्वेश्चन है सबका नॉलेज होना ही चाहिए। और आपके पास जो जो आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने चाहिए ही चाहिए। आपको लास्ट के 2 या 3 डेज में सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट नोट्स ही है जो काम आने वाले हैं। तो दिशा पब्लिकेशंस का आप बुक ले सकते हो जेईई मेंस का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वो भी एक बार देख लीजिए। और मैथमेटिक्स का ये आर्यन पब्लिकेशन या फिर सेंगेज पब्लिकेशन, इसका मतलब एडवांस की बुक का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत लंबे 6 सेट की बुक्स होती है आप सारे करो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ आप थ्योरी पार्ट करिए उसका और उसके बेस पे कुछ एप्लीकेशंस करिए, मतलब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करिए। और PYQs भी आपको मैथ्स के लिए भी मस्ट है। आपको मैथ्स का मतलब आप देख सकते हो कि एक पैटर्न है कि ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आता है मैथ्स में। ये पैटर्न के ऊपर अलग सा एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपको डील कैसे करना है। तो अभी बात करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में ऐसे कुछ टॉप 3 मैंने चैप्टर्स लिखे, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पे जेईई मेंस में। तो आपको एक टफ लेवल की बुक सॉल्व करनी पड़ जाएगी, जैसे कि सेंगेज के एडवांस की बुक आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेंगेज के अलावा अगर आपके पास अनुराग मिश्रा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई भी दोनों में से कोई बुक नहीं है आपके पास तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप सेंगेज ही लीजिए। और अगर ये थर्मोडायनेमिक्स हीट, ये इससे डीसी पांडे और HC वर्मा से काम चल जाएगा। और बाकी के एनसीईआरटी भी आपने यही कहूँगा कि आप फिजिक्स के भी सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी पढ़िए। कभी कभी एक थेरोटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है जो काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं उसमें। और PYQs भी फिजिक्स के लिए मस्ट है। आप काफ़ी बार देखा होगा कि पिछले साल जैसा ही रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स में भी। तो उसका भी दिशा पब्लिकेशन का आप लिंक, में सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बार बच्चों को देखा है ये कहते हुए कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं स्कोर कर रहे। तो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप गलत वे से पढ़ रहे हो, नहीं तो आप जो भी क्वेश्चंस वो लगा रहे हो वो आप गलत तरीके से मतलब उसका ग्रास्पिंग कर रहे हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो 2004 का एक क्वेश्चन है, उसमें आप विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया है। तो बहुत से बच्चे सिर्फ ये देख के अरे ऑप्शन ए तो गलत है, मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है, इसको टिक मार के आगे चले जाते। लेकिन जो होशियार बच्चा है वो ऑप्शन 2 भी देखेगा, ऑप्शन 3 भी देखेगा और ऑप्शन 4 भी देखेगा। और उसमें ये वाले जो ऑप्शन है ऑप्शन 3, 4, वो आपने नोट्स में लिख के रखेगा कि हाँ मतलब हीलियम के बारे में इट इज़ यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो हीलियम के बारे में वो लिख के आपने नोट्स में रख देगा। और कभी तो एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इट इज़ यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कौन सा है जो कि एलिमेंट है, और वो होगा आंसर आपका हीलियम।
तो ये इस प्रकार आपको मतलब पूरे क्वेश्चन को ग्रास्प करना है कि हाँ मतलब इस ये पॉइंट हमको मिल रहा है इस क्वेश्चन में से, सब कुछ आपको अपने नोट्स में अच्छी तरह से बना के रखना है। अगर आप ये बात करते हैं टाइम टेबल आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो मैं तो क्या आपको एक रफ सा टाइम टेबल आपको बना के भी दे सकता हूँ, लेकिन 99% आपके बच्चों ऐसे होंगे जो आपको ये मतलब टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होगा। आपका कोई तो कुछ तो आ जाएगा, स्कूल का वर्क आ जाएगा, नहीं तो कुछ तो वर्क आ जाएगा। तो यही बेहतर रहेगा कि आप खुद से आपका एक टाइम टेबल बनाइए, जो कि ये सब कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको इंक्लूडेड होना चाहिए उसमें। जैसे कि आपको 6 से 7 घंटा नींद होनी ही चाहिए, स्लीप 10 आवर्स का स्टडी होना ही चाहिए। अभी से मतलब अभी सीरियस होना ही पड़ेगा आपको, 10 घंटा लगभग आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। एक तो टेस्ट देना ही चाहिए आपको वंस या ट्वाइस इन अ वीक। आपका मतलब हाथ का मतलब आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए टेस्ट देने की। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट देने की टेस्ट देने का आपको टेस्ट देने का नॉलेज ही नहीं है और आप पढ़ाई करते जा रहे हो सिर्फ, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको टेस्ट का एनवायरनमेंट ये सब कुछ आपको यूज टू होना चाहिए। रिवीजन मस्ट है। अब बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत आगे का पढ़ते पढ़ते जाते हैं लेकिन पिछला सब भूल के जाते हैं। वो भी करके आपका मतलब कुछ फ़ायदा नहीं। और मोटिवेशन एक मतलब आप यूट्यूब से मिल सकता है आपको मोटिवेशन, कहीं से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे आप मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जिस भी चैनल से मोटिवेशन मिलता है अब वो चैनल देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन गेन करिए। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हो और आपको फिर मोटिवेशन तो लैक होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए कुछ मोटिवेटिंग भी थिंग्स आपको रखिए। और भी 2-3 पॉइंट्स है। स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे। मैंने काफ़ी बच्चों को ये देखा है कि आप अगर उनका कुछ तो मैथ्स वीक होगा तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़े जाते, और जो स्ट्रांग होगा अगर केमिस्ट्री वो भी वीक हो जाता है, सिर्फ मैथ्स स्ट्रांग होते जाता है। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पूरा छोड़ देते हो जो आपका स्ट्रांग है, उससे क्या होता है आपको रिवीजन कुछ नहीं रहता और वो स्ट्रांग सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कि आपको तीनों सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़ना है, कुछ थोड़ा नहीं तो थोड़ा कुछ तो पढ़ते रहना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट को वीक सब्जेक्ट की ओर तब्दील कर देना है। और अभी बात करते हैं मोर टाइम फॉर वीकर सब्जेक्ट। हाँ ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो वीकर सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देना है आपको दिन में। और मोर टाइम फॉर हाई वेटेज सब्जेक्ट, ये तो ऑब्वियस है कि जो ज़्यादा वेटेज का है आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने की मदद होगी। तो यार अभी बात करते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसमें भी 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है टाइम, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूँ कम दूँ, बहुत से बच्चे ही पूछते रहते। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैथ्स को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, काफ़ी बोलते हैं जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आया है पेपर में उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि जो पेपर में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आया है उसको कम टाइम दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही सोचो ना, जो डिफ़िकल्ट आया है सब्जेक्ट उसको आपको एक क्वेश्चन मिले 4 से 5 मिनट देने पड़ेगी। वही आसान जो सब्जेक्ट आया है उसको 1 मिनट के अंदर अंदर आपका एक क्वेश्चन हो जा रहा है। इसमें मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर इसके 5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आपको इधर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और ये भी गारंटी नहीं कि टफ क्वेश्चन है जो है वो आपको सही हो जाएगा 4-5 मिनट भी आप लोगे तो भी। तो यही जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं इस पेपर। यही मैंने भी मतलब मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में यही स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। मेरे मतलब मैथ्स में सिर्फ 39 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैथ्स सब काफ़ी टफ आया था, उसमें मुझे सिर्फ 39 मार्क्स आए थे। लेकिन बाकी दोनों सब्जेक्ट में मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया, इससे मेरे 191 स्कोर जो 300 में से मिल के आया था और मेरी 99+ परसेंटाइल बन गई थी। और अगर हम दूसरे पॉइंट में होते विच सब्जेक्ट टू सॉल्व फर्स्ट, ये तो ऑब्वियस आंसर है इसका कि आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रांग लगता है या फिर जो पेपर में जो आसान सब्जेक्ट आया है वो सबसे पहले सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। कि जो शुरुआत में जो बूस्ट मिलता है ना आपको आसान सब्जेक्ट सॉल्व करने से, वो आपको पूरे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको हेल्प कर देगा। अगर बात करें स्पीड, तो स्पीड क्या रखनी चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो और अगले में चलो, लेकिन इससे आपके गलत होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो स्पीड का आपको यही एक सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए एग्ज़ाम से पहले, और ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बाद में एनालाइज करके देखिए कि कितना एक्यूरेट आप सॉल्व कर पा रहे हो इतनी स्पीड में, और यही स्पीड आप एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो। अगर बात करते हैं कि पेपर के बाद क्या करना है, अगर मैंने एक पेपर सॉल्व कर लिया तो उसके बाद ऐसा ही पेपर वो छोड़ दीजिए कि कम मार्क्स आए मुझे, ये पेपर में आप देखोगे कि नहीं। मैं खुद बहुत खुश हो जाता था कि मुझे अगर कम मार्क्स आए तो, क्योंकि मतलब कम मार्क्स आए तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे मिल जाती थी जो कि मुझे पता नहीं है, या फिर मैंने मिस आउट कर दिए, जो कि आप मुझे ये सब कुछ नॉलेज में एक शॉर्ट नोट बुक अलग से बना था, उसमें सारे जो गलत हुए सारे एक बुक के ऊपर लिख देता था। तो आपको जितने मार्क्स कम आएंगे उतना ज़्यादा बेटर है आपका चांस कि आप जो अगले वाला पेपर होने वाले उसमें ज़्यादा स्कोर करोगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कम आए तो आप देखोगे नहीं, आप इम्प्रूव करिए, जो गलतियाँ हुए वो लिख के रखिए, क्या पता आपके जो अगला अटेम्प्ट होगा उसमें पिछले वाले से बेहतर स्कोर हो जाए, अब आप 200+ स्कोर कर जाओ। ये तो पूरा पार्ट हुआ स्ट्रैटेजी का, लेकिन मैंने बहुत बार बच्चों को कहते हुए कहा है कि भैया मुझसे होगा ही नहीं, ये मैं हार गया हूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मेरे से होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है मेरी पूरी तरह से आपने देखी होगी और A to Z आपने फॉलो किया तो आपको 200+ आएगा ही आएगा जेईई मेंस में। लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे होगी कि हाँ मुझसे होगा ही नहीं, ये फॉलो ही नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो उसमें, आप थोड़ा मतलब ट्राई तो करिए कि आपको हाँ मतलब पूरा फॉलो नहीं होगा, 70% 60% तो फॉलो होगा, मतलब आपको कुछ तो 140-150 मार्क्स तो आ जाएंगे, उस वो भी काफ़ी होते हैं अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने आ जाते हैं। तो अगर देखते हैं आप एनटीए कितने अटेम्प्ट रखता है, अगर 2 अटेम्प्ट रखता है तो फर्स्ट में 150, सेकंड में आप 200 तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ यही बैठते रहोगे कि हाँ मुझसे होगा ही नहीं, टफ है, तो क्या 0 पॉसिबिलिटी होती कि आप सक्सीड करोगे। लेकिन आप ट्राई करोगे तो 50% पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो सक्सीड कर जाओगे, और 50% पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना है, आखिर तक आपको ट्राई करना है। आपने जो मैंने कहा है वो आपको पूरी तरह से याद में रखना है। आप चाहे तो एक बार लिख भी लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, उसी प्रकार आप फॉलो करते जाइए। पूरा टाइम टेबल जो हम डिसाइड करते हैं तो किसी से फॉलो नहीं होता, मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाता था जो मैं डिसाइड करता था। लेकिन मैं आश्योर करता था कि मैं 10 से 12 घंटा हर रोज़ पढूँ, और जो भी पढूँ वो इफ़ेक्टिव हो, जेईई से रिलेटेड हो, और कुछ भी ऐसे बाहर का मतलब पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करता था मैं। और बहुत सी बार ऐसा भी हुआ मेरे टाइम में कि मैंने दूसरों का देखा है कि अरे इसको तो इतना सब कुछ आता है, मेरे को तो अभी तक इतना ही नहीं आता, ये भी नहीं आता। ये बहुत बार आपके साथ होगा ही होगा। आपको उस टाइम में क्या करना है, आपको ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर देखना है। आपको देखना है कि हाँ 200 मार्क्स के ऊपर मेरा मतलब 99% तो आने ही वाला है। ये कितना बाकी जो भी जितने भी मार्क्स लाए मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। मैं कैसे 200 के आसपास मार्क्स स्कोर करूँ 50 डेज के अंदर अंदर। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी देखनी है आपको, यही सिर्फ आपको फॉलो करते जाना है। आप बाकी के जितने मार्क्स आने कुछ भी आने आपको कोई लेना देना है। मैंने खुद ऐसा किया था, और जब मैंने लास्ट में जब रिजल्ट देखा तो मैंने बहुत से लोग जो मुझे लग रहा था ये कैसे कर लेते, इनको भी मैंने पीछे डाल दिया।